हेलो माय डियर न्यू ग्रुपियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी सीयूटी 2023 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चलने लग रही होगी और उसमें आपकी हेल्प करने के लिए हम अपनी इस सीरीज में नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लेके आए हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए। लास्ट चैप्टर में हमने किया था एटम्स एंड न्यूक्लियाई। अब उसमें प्रोग्रेस करते हुए अब हम आते हैं वेव एंड मैटर के ऊपर। वेव, मैटर एंड द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। अब लास्ट चैप्टर में जैसे हमने पढ़ा था, एटम्स होते हैं, उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं एंड सो फोर्थ। अब इसकी यूटिलाइजेशन कैसे होती है, किस तरह से हम इसको अपने उसमें देख सकते हैं कि ये किस तरह से यूज होने लग रहा है। अब इसको जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से हमारी अलग अलग उसमें एप्लीकेशंस में काम आए। जब हमने एटम को स्टडी करना शुरू किया तब हमने देखा कि मैक्सवेल की इक्वेशंस, हर्ट्ज की एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि मेरे वेव नेचर जो है इलेक्ट्रॉन का वो वेल एस्टेब्लिश्ड है कि इट एग्जिस्ट एज अ वेव की तरह जरूर काम करता है। इंटरफेरेंस होती है तो या तो कंस्ट्रक्टिव होती है, उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, या फिर डिस्ट्रक्टिव होती है, वो कंप्लीटली एनाहिलेट हो जाता है। नेक्स्ट उसमें आया कि ये तो हमने जान लिया, पर इसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, चीजें हमने देखी, तो उसमें हमें पता चला। जैसे हम विलियम क्रुक सर से शुरू करते हैं। विलियम क्रुक ने देखा कि जब हम किसी ऐसी ट्यूब में जिसको मैंने वैक्यूम सील कर दिया है और उसमें एक पर्टिकुलर गैस फील करती है, वहां पर मैंने कैथोड और एक एनोड ये फिट की, और जब मैंने चार्ज इंड्यूस किया तो मैंने देखा कि वहां पर एक करंट जनरेट हो रहा है और ग्लास जो है मेरा वो ग्लो करने लग रहा है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी तरह की गैस उसके अंदर है, और दूसरी बात कि किस तरह का ग्लास है। सोडियम ग्लास जो है, सोडा ग्लास जो है, वो थोड़ा येलोइश टिंट के साथ ग्लो करने लग रहा था। एंड इस तरह की हमारे पास एक्सपेरिमेंटल फिगर्स है। 1870 में विलियम क्रुक ने जो है इसके बारे में हमें बताया। 8-9 साल उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तब उन्होंने ये जान लिया कि ये कोई नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है जो कि जनरेट होने लग रहा है, और वो जो है मेरी ग्लो क्रिएट करने लग रहा है। इसके अंदर जो है तब हमने देखा कि धीरे धीरे और भी पार्टिकल्स और उनकी डिस्कवरी हुई, जैसे कि एक्सरे की डिस्कवरी रोटेंजन ने की थी, आप जानते ही हैं, 1895 में। अब इसी के ऊपर काम करते हुए एक्सरेज का जब उन्होंने एग्जांपल देखा, जे थॉमसन याद है, प्लम एंड पुडिंग मॉडल, यस, उन्हीं ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, जिसके लिए उन्हें बाद में नोबेल प्राइज भी मिला। अब जे थॉमसन ने ये देखा कि इस पार्टिकल को मैं इलेक्ट्रॉन कह सकता हूं, जो कि एक यूनिवर्सली प्रेजेंट पार्टिकल है। हर कहीं पर, हर जगह पर ये पार्टिकल पाया जाता है, और इसके कारण ये नेगेटिव बीम्स क्रिएट होने लग रही है। अब इसी के अंदर जो है जे थॉमसन ने अपना एक्सपेरिमेंट क्रिएट किया। उन्होंने जो है इन बीम्स को दो परपेंडिकुलर मैग्नेट्स के बीच में रखा। तब उन्होंने क्या देखा कि इनकी एक चार्ज डेंसिटी जनरेट होके आने लगी है, जो कि कंसिस्टेंट थी थ्रू आउट। कोई भी मेटल ले लो, कोई भी एलिमेंट ले लो, उनमें हर उसमें ये थ्रू आउट सेम इंटेंसिटी जनरेट होके आने लगी थी। इसकी वैल्यू जनरेट होके आने लगी थी अबाउट 1.76 into 10⁻11 कूलम्स पर किलोग्राम। और ये जो पार्टिकल्स जनरेट हो रहे थे ये अबाउट 0.1 to 0.2 लाइट स्पीड पे ट्रेवल करने लगे थे। अब लाइट की स्पीड इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं आपको सिर्फ इसमें यहाँ पर इसलिए बताना चाह रहा हूँ। लाइट की स्पीड आप लोगों ने पढ़ी होगी 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट आप ये जानते हैं कि कोई भी चीज जो है इस स्पीड पे ट्रेवल नहीं कर सकती। इवन लाइट भी स्पीड पे ट्रेवल नहीं करती। उसकी मैक्सिमम स्पीड है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। जी हाँ, ये मैक्सिमम स्पीड है लाइट की। अब
ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं था। हम दोबारा अपने टॉपिक के ऊपर लौट के आते हैं। हमने देखा कि अच्छा ये जनरेट होने लग रहा है। इसी के ऊपर काम करते हुए अमेरिकन फिजिसिस्ट थे आर ए मिलिकन, उन्होंने 1913 में ये डिस्कवर किया कि ये जो चार्ज है, ये मतलब जो ये हमारा नेगेटिव पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, इसका चार्ज कितना है। इसके लिए उन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हो सकता है आपने पहले भी सुना हो, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जरूर सुना हो। अगर आप इसके बारे में ज्यादा डिटेल से जानना चाहते हैं तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। पर उन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जनरेट किया। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, स्प्रे किया एक थिन फिल्म के ऊपर, चार्ज प्लेट के ऊपर, और वहां से उन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आया, अगर आपको याद हो अच्छी तरह से पिछली क्लास से, इट्स 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम्स या जूल्स, जिसे हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, राइट। अब हमारे पास अगर चार्ज आ गया, हमारे पास चार्ज डेंसिटी है, सो सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन का मास भी निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास हमने निकाल लिया, it was 9.109 into 10⁻⁻31 kgs। बहुत हल्का है, इतने हल्के बंदे के बारे में क्या जानना पड़ेगा। चलो अब हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए कैथोड के ऊपर जब हमने चार्ज किया। पर एक और इंटरेस्टिंग चीज निकल के आई कि इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो ये बीम जनरेट होने लगी है, ये अलग अलग उसके अंदर अलग अलग तरीके की जनरेट होती हैं। अलग अलग उसमें अलग अलग तरीके का मतलब हम इसको 3 तरीके से जनरेट कर सकते हैं। पहला थर्मो एमिशन यानी कि जब हम किसी भी चीज को हीट प्रोवाइड करें तब मेरे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं और वहां से मेरी थर्मो एमिशन। दूसरा फील्ड एमिशन, जब मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को या मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करूं, वहां से मेरे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो, तो ये मेरा हो गया फील्ड एमिशन। थर्ड मेरा आया फोटो एमिशन। जी हाँ, फोटो एमिशन यानी कि जब लाइट पार्टिकल्स मेरे किसी मेटल को स्ट्राइक करते हैं, तब जब एमिशन जो जनरेट होता है उसे हम कहते हैं फोटो एमिशन। अब जब हमें ये पता चल गया कि ये 3 तरह के एमिशंस होते हैं, तो इसके ऊपर अलग अलग उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, जनरेट किए। हर्ट्ज थे, लेनार्ड थे, उन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने देखा कि बात यह है कि जनरली जो है मेरा इलेक्ट्रॉन अगर सरफेस के ऊपर मौजूद है तो वैसे ही तो रिलीज हो नहीं सकता अपनी खुद की मर्जी से, उसको कोई ना कोई एक्सटर्नल इम्पल्स चाहिए, वरना जैसे ही वो रिलीज होने की कोशिश करता है, मेरे लैटिस के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है और वो पॉजिटिव चार्ज उस नेगेटिव चार्ज को, यानी कि नेगेटिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देता, उसको रोक लेता है। पर जब इसको कोई एक्सटर्नल इम्पल्स मिल गया, चाहे ये थर्मल हो, फील्ड हो या फोटो हो, तो उससे मेरा ये इजीली एमिट हो जाता है। इसके ऊपर हर्ट्ज ने अपने एक्सपेरिमेंट किए, लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंट किए कैथोड रे ट्यूब में, और उन्होंने स्पेसिफिकली फोकस किया फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के ऊपर कि कैसे जब पर्टिकुलर इंटेंसिटी की रेडिएशन आती है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन होती है, तो कैसे मेरा एकदम से जो है एमिशन स्टार्ट हो जाते हैं कैथोड रे ट्यूब से। सो ये आपके एक्सपेरिमेंट्स थे हर्ट्ज और लेनार्ड के। अब इसी एक्सपेरिमेंट को हम डिटेल में जानते हैं। इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप ये है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि सिंपल एक मैंने वैक्यूम ट्यूब लिया है, एक साइड में मेरे कैथोड है, एक साइड एनोड है। इस दोनों को मैंने एक पावर सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ है और मेरी रेडिएशन के लिए जो है मैंने पोलराइज्ड लेंस सेटअप किया हुआ है,
जिसे पर्टिकुलर ओरिएंटेशन की लाइट ही जो है वही आके मेरी इस सेटअप को हिट करने लग रही है। जब इस सेटअप में ये लाइट आके इसको हिट करती है कैथोड को, तो मेरा इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज होता है और वो मेरी एनोड पे कैप्चर हो जाता है। वहां से जो मेरी रीडिंग्स आती हैं वो मेरा एमीटर और गैल्वेनोमीटर जो है उसको मेजर कर लेता है। अब इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप की 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स निकल के आते हैं जो कि हमें स्टडी करनी है। पहला आता है चेंज विद इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी के लिए आप ये ग्राफ देख सकते हैं। आप देखने लगे हैं कि इस ग्राफ में जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहा हूं वैसे वैसे मेरा करंट इंक्रीज हो रहा है। सेकंड निकल के आता है मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल। जितना ज्यादा मैं मेरे प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल इंक्रीज करता हूं तो मैं देखता हूं कि हाँ मेरे करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है, बट वो एक सैचुरेशन करंट पे जाके स्टेबलाइज हो जाती है। तो मैं ये देखता हूं कि विद माय इंक्रीजिंग पोटेंशियल मेरी हर पोटेंशियल के साथ मेरे करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बट एक सैचुरेशन करंट पे आके वो स्टेबलाइज हो रही है। थर्ड मेरा निकल के आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में मैं ये देखने लग रहा हूं कि विद ईच फ्रीक्वेंसी मेरी करंट की वैल्यू इजीली अटेन होती है, पर एक गिवन इंटेंसिटी के लिए मेरा सैचुरेशन करंट जो है वो सेम रहता है। गिवन इंटेंसिटी और गिवन पोटेंशियल डिफरेंस, तो मेरा सैचुरेशन करंट की वैल्यू चाहे मैं किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट लूं वो कांस्टेंट रहती है। अब इसके अंदर अब इन दोनों ग्राफ्स को, पहला ग्राफ पोटेंशियल का, दूसरा ग्राफ मेरा फ्रीक्वेंसी का, इसमें आप ये देखने लग रहे होंगे कि एक वैल्यू है, सर्टेन वैल्यू, या तो मैं पोटेंशियल की लगाऊं या मैं फ्रीक्वेंसी की लगाऊं, जहां पर मेरा करंट स्टॉप हो जाता है। जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस लगाता हूं तो मैं उसे कहता हूं स्टॉपिंग पोटेंशियल। उतना पोटेंशियल जो कि मेरे इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज होने से स्टॉप करते हैं। जब फ्रीक्वेंसी की बात आती है तो वो होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि इस फ्रीक्वेंसी से नीचे अगर मेरी कोई वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की तो वहां पर मेरा इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट मेरा निकल के आता है टाइप ऑफ मेटल यूज्ड फॉर माय कैथोड एंड एनोड। अब इसके अंदर मैंने नोटिस किया कि अलग अलग जो मेटल्स होते हैं उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो अलग निकल के आता है, या फिर मैं कहूं कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के ऊपर जो है उनकी डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल निकल के आती है। किसी मेटल का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो कम आता है, किसी का ज्यादा निकल के आता है, जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं। जब मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो इससे मेरे को कुछ फीचर्स पता चले। वो फीचर्स थे कि पहली बात, मेरी एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी निकल के आ रही है, कि जितनी ज्यादा मेरी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा मेरी एनर्जी होगी जो रिलीज इलेक्ट्रॉन है, राइट। सेकंड पार्ट, जब तक मैं एक सर्टेन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं लगाता हूं तब तक मेरा इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा। अब ये मैंने फीचर्स देख लिए। अब अगर हम इसको रैप अप करें, इसको एक उसमें देखें कि इस एक्सपेरिमेंट से मुझे क्या पता चला, तो पहली बात इंक्रीज इन इंटेंसिटी मुझे बताती है कि विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मेरा करंट इंक्रीज होता है। दूसरा, पोटेंशियल में जितना ज्यादा इंक्रीज करूंगा करंट मेरा इंक्रीज होगा, बट अप टू अ सैचुरेशन पॉइंट। तीसरा, फ्रीक्वेंसी, जब तक मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं लगाता हूं तब तक मेरा करंट स्टार्ट नहीं होता या फिर मेरा डिस्चार्ज स्टार्ट नहीं होता है। फोर्थ पार्ट, कि अलग अलग मेटल्स और अलग अलग मेरे एनोड की मटेरियल्स के लिए मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट निकल के आएगा। सो these were 4 important points of this experiment. अब इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है? इस एक्सपेरिमेंट से हमें वेव नेचर
और पार्टिकल नेचर, इसका जो रिलेशन है ये पता करने के लिए हमें बहुत हेल्प करता है। जैसे कि जब हमने इस एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया तो हमने देखा कि अगर हम इस कंप्लीट सेटअप को सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि ये कंप्लीटली वेव नेचर है मेरा लाइट का या इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो उसके अंदर मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जनरेट होने लग रहे थे। प्रॉब्लम्स क्या थे? पहला, अगर वेव नेचर है तो जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा एम्पलीट्यूड इन्फिनिटली इंक्रीज होना चाहिए। मैं करंट की बात नहीं कर रहा, एनर्जी का वैल्यू जो है, जो मेरे फोटोन की एनर्जी या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होनी चाहिए विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो इन्फिनाइट अमाउंट की एनर्जी से रिलीज होना चाहिए मेरा इलेक्ट्रॉन, अगर मैं कॉन्टिन्यूसली एक लाइट हाई इंटेंसिटी उसके ऊपर शाइन करने लग रहा हूं। पर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो है एनर्जी की, वो कांस्टेंट आती है। सेकंड, अगर लो एनर्जी की मैं लो एनर्जी कह रहा हूं या लो इंटेंसिटी की लाइट अगर मैं शाइन करता हूं तो उसके कारण जो मेरा इलेक्ट्रॉन रिलीज ही नहीं होना चाहिए। पर मैं क्या देखता हूं कि अगर एक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ठीक है तो इंटेंसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मिनिमल इंटेंसिटी है तो भी मेरा इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। थर्ड, ये बात देखी हमने कि अगर सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर है तो वेव नेचर के अंदर क्या होगा? वेव नेचर के अंदर मुझे घंटों तक उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि मेरा इलेक्ट्रॉन रिलीज हो सके मेटल सरफेस से। पर मैं क्या देखता हूं, जैसे ही लाइट हिट करती है उसी इंस्टेंट में मेरा जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है। सो इट ऑल्सो कंट्राडिक्ट्स आवर वेव नेचर। तो इससे मुझे पता चला कि मेरा वेव नेचर जो है वो गलत है। उसको करेक्ट करने के लिए आने वाले साइंटिस्ट ने पार्टिकल नेचर के ऊपर काम करना शुरू किया। पार्टिकल नेचर के बारे में हम इसी टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो गाइस, ये था मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेटअप और उसके बारे में जानते हुए। गाइस, ये सीरीज आप जानते हैं सीयूटी के लिए चलने लग रही है। सिमिलर सीरीज जो है हमारे कॉमर्सशाला चैनल के ऊपर कॉमर्स के लिए चलने लग रही है। कॉमर्सशाला चैनल के ऊपर अगर आप लोग चाहेंगे तो दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी चल सकती है। सिमिलरली इस चैनल के ऊपर भी अगर आप दूसरे सब्जेक्ट्स की सीरीज चाहते हैं तो उसके लिए प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है या फिर कोई बात आप जानना चाहते हैं तो कमेंट से प्लीज मेंशन कीजिए। गाइस, हैव अ नाइस डे। See you in our next video.